नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो एक कॉमन प्रैक्टिकल टॉपिक है अकाउंटिंग से रिलेटेड कि सर वेंडर रिकन्सिलेशन कैसे करें, इसकी ज़रूरत क्यों है, करने से होता क्या है और अगर वेंडर रिकन्सिलेशन हमने सीख लिया तो इसका क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बना रखा है वेंडर रिकन्सिलेशन के ऊपर कि वेंडर रिकन्सिलेशन किस लिए हमें करने की ज़रूरत है और क्या क्या कारण है रिकन्सिलेशन के। तो बेसिकली रिकन्सिलेशन शब्द ही वहाँ आता है जब दो डाटा के बीच में कुछ डिफरेंस है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर आपके पास सेल का एक डाटा है किसी और सॉफ्टवेयर से, सेल का एक डाटा जीएसटी पोर्टल से आ रहा है और दोनों की अगर कोई डिफरेंस है और दोनों के डिफरेंस को आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो रिकन्सिलेशन है। रिकन्सिलेशन ऑफ सेल्स बिटवीन योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड विद जीएसटी रिकॉर्ड, जीएसटी डाटा और जीएसटी पोर्टल रिकॉर्ड, तो ये भी एक रिकन्सिलेशन है। तो रिकन्सिलेशन कहीं भी आ सकता है। बैंक का आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो बैंक का लेजर आ रहा है और बैंक का स्टेटमेंट है, दोनों में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को फाइंड आउट करना रिकन्सिलेशन है। जी मैं बैंक रिकन्सिलेशन बना रहा हूँ। ऐसे ही मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ, वो है वेंडर रिकन्सिलेशन। वेंडर कौन होते हैं? जिनसे हम अपने बिजनेस के लिए इनपुट खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस हो जाता है? वो बंदा आपसे 5 लाख मांग रहा है और आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को देख के बोल रहे हो नहीं भैया मुझे तो 2 लाख ही देना है। तो ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस को फाइंड आउट करना, उसको लिखना एक स्टेटमेंट में, वही वेंडर रिकन्सिलेशन कहलाता है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस अपनी वेंडर रिकन्सिलेशन एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लेना। उसके बाद हम देखेंगे कि सर फॉर्मेट बताओ, किस फॉर्मेट में बेटर प्रेजेंटेशन किया जा सकता है वेंडर रिकन्सिलेशन का। तो दोस्तों मेरी टीम जो फॉर्मेट यूज़ करती है, या कह सकते हैं मैं जो एक ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर यूज़ करता हूँ, या अपने ही टीम के किसी मेंबर ने जो वेंडर रिकन्सिलेशन बनाया और उसको मुझे चेक करना है, उसको देखना है, तो मैं ये रिपोर्ट जनरली प्रेफर करता हूँ। अब आप इसमें ये देखो, मान लेते हैं हमारी कंपनी का नाम है नवकरही इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब नवकरही इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस कर रही है एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि भैया ऐसा है, देखो मुझे तुमसे चाहिए 14,90,485 रुपये, और नवकरही की जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, मतलब हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, वो ये कहती नहीं नहीं इसको तो देने बनते हैं 11,16,489 489 रुपये बस। तो ये तो दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस बिटवीन लेजर ए माइनस बी, देखो मैंने एक इसको लिखा है बैलेंस एज पर आवर बुक्स, बी लिखा है बैलेंस एज पर पार्टी अकाउंट, तो दोनों में डिफरेंस है। आप जो आपके अकाउंट्स में जो क्रेडिट होगा, मतलब आपकी लाइबिलिटी है, वही सामने वाले के लेजर में ना वो डेबिट होगा, क्योंकि आप उसके लिए कस्टमर हो। डेटर्स हमेशा डेबिट होता है, आप उसके लिए डेटर्स हो। लेकिन ये बंदा जिससे आपने माल खरीदा है, आप उसको क्या बोलोगे? ये मेरा वेंडर है, क्रेडिटर है, तो उसका बैलेंस क्या होगा? लाइबिलिटी है ना, हमें पे करना है उनको, तो वो क्रेडिट होगा। तो देखो आपके लेजर में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट में बैलेंस आ रहा होगा और उसके लेजर में डेबिट में बैलेंस। और दोनों का अगर सेम है तब तो कोई रिकन्सिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है सर, डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन डिफरेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा सी कॉलम में डिफरेंस बिटवीन लेजर्स ए माइनस बी। तो 3,73,996 का डिफरेंस है। पार्टी लेजर क्लेम एक्सेस अमाउंट, पार्टी का जो लेजर है वो बोल रही नहीं भैया 3,73,000 एक्सेस देना है तुम्हें, तो सर डिफरेंस निकालते हैं। ओके, रीजन ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस के क्या क्या कारण हैं वो पता कर लेते हैं और उसकी ही एडजस्टमेंट करेंगे। फिर हम देख लेंगे कि हाँ ये है डिफरेंस। तो ड्यू टू बिल्स, पहला कारण ये है उसने कोई बिल इशू किया और आपके अकाउंटेंट ने या आपने ही उस बिल को रिकॉर्ड करना भूल गए आप, या आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने उसकी एंट्री नहीं की, जनरल एंट्री नहीं की है। तो पहला कारण ये है कि उसने इनवॉइस दे दिया, उसने आपको माल दे दिया और आपने उस बिल की एंट्री नहीं की। वो क्यों नहीं की? उसके कई कारण हो सकते हैं। जी माल आ गया लेकिन परचेज डिपार्टमेंट है वो अभी उस बिल को वेरीफाई कर रहा है, अकाउंटेंट कहाँ से एंट्री कर देगा? अकाउंटेंट के पास तो सारी वेरिफिकेशन होके बिल आता है, वो जनरली 10 से 15 दिन लग जाते हैं, और कई बार तो वो खो भी जाता है, माल तो आ गया। तो ऐसे केस में पहला कारण है वो इनवॉइस का, तो मिल गया जी। एक नंबर है इनवॉइस 1040 2008 2018 का, एक ऐसी एक रफली कोई डेट ले लेते हैं जी, ये वाला इनवॉइस है। बिल एंटर्ड विद एक्सेस अमाउंट, एक तो ये आ गया कि बिल का कारण ये है कि जो बिल हमने एंटर्ड किया है या उस पार्टी ने एक्सेस अमाउंट से उसको
कर दिया है। या इसी में एक कारण ये भी आ सकता है कि जी ये बिल है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो बिल की वजह से जितने भी रीज़न है वो आप यहाँ डाल दो पहले कॉलम में। ड्यू टू डेबिट नोट्स, दूसरा कारण क्या है, डेबिट नोट, मतलब कि आपने उस वेंडर को बहुत सारे डेबिट नोट इशू कर दिए, उस बंदे ने कंसीडर नहीं किया, आप ऑलरेडी घटा के बैठे, उस बंदे ने घटाया नहीं, तो आप बोलोगे भैया देख ये डेबिट नोट है, तू भी घटा ले। ठीक है, आगे पेमेंट नॉट एंटर्ड बाय पार्टी, आप पेमेंट कर चुके हो लेकिन उसने पेमेंट एंट्री नहीं कर रखी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आप बोलोगे ले भैया तेरा ये तीसरा कारण है, तू अपने बुक्स में इस पेमेंट को चढ़ा ले। ठीक है, और कई बार क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस का भी डिफरेंस चलता है। मान लो कि 1 अप्रैल 2021 से आप कर रहे हो रिकंसिलेशन, आपने उससे मांगा 1 अप्रैल 2021 से भाई स्टेटमेंट दे दे। अब 1 अप्रैल 2021 को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट कहती है कि नहीं भाई मुझे इसको तो 2 लाख देने हैं, और वो बंदा कह रहा है 3 लाख लेने, तो ओपनिंग भी अगर कोई डिफरेंस है तो आप लिख दोगे ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस, और जब ओपनिंग डिफरेंस आ जाए ना तो आपको 1 साल पिछला और डाटा मंगवाना पड़ेगा, और फिर उसकी भी रिकंसिलेशन तैयार करनी पड़ेगी भाई ओपनिंग में क्यों डिफरेंस आ रहा है, जब से ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वहां से रिकंसिलेशन तैयार करना होगा। तो जितने भी टाइप के डिफरेंसेज होंगे उसको आपको कैटेगराइज कर देना है इस स्टेटमेंट में, और आप उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग प्लस या फिर माइनस करोगे। जैसे कि अगर आपने पेमेंट दे दिया और उस बंदे ने पेमेंट कंसीडर नहीं किया, तो आप उसको क्या बोलोगे कि भैया ये देख ये मैं पेमेंट कर चुका हूँ, तो तू भी इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसीडर कर ले पेमेंट, तो तू भी इसको लेस कर ले। आप बोलोगे, वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने आपको बिल दे दिया, आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल कोई एंट्री नहीं की, तो आप बोलोगे ठीक है मैं ऐड कर देता हूँ। तो एक पूरा एक जनरल सेंस है, ये सेंस ऑफ थिंकिंग है कि भाई क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। देखो दोस्तों, अकाउंट में अगर एक अच्छा करियर बनाना है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, तो आप याद नहीं कर सकते किसी चीज़ को, आपको हर एक स्टेप जो है ना वो सोच सोच के रखना पड़ेगा। अगर कोई बंदा ये सोचे ना कि मैं बस रट लूँ किसी चीज़ को और जाके अपना करियर बना लूँ, तो दोस्तों वो रट के काम तो कर लेगा, बट उसके करियर की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाएगी जितनी हो सकती है अगर वो सोचे हर चीज़ को। तो अकाउंटिंग का मतलब ही है, अगर अकाउंटिंग में अगर अकाउंट्स मैनेजर बनना है, एपी मैनेजर बनना है, वेंडर मैनेजमेंट का काम देखना है आपको, बहुत अच्छा काम है ये भी कि भाई किसी के वेंडर को मैनेज करना है किसी कंपनी के, तो आपको सोचना पड़ेगा। जितने टाइप के, कई बार क्या होता है टीडीएस है, आपने किसी सामने वाले बंदे को जब पेमेंट किया तो टीडीएस काट के किया, उस बंदे ने टीडीएस कंसीडर नहीं किया, तो आप बताओगे उसको इसी में एक रीजन और डाल दो। अभी तो मैंने 4 कारण लिखे हैं, सो 5वां कारण और हो जाएगा कि भैया ऐसा है देख तू इस टीडीएस को अपनी बुक्स में एंट्री कर ले, इस वजह से भी तेरा बैलेंस ज़्यादा मांगना बनता है, और जबकि हम ऑलरेडी टीडीएस अपनी रिकॉर्ड कर चुके हैं। कई सारे कारण, जितने भी कारण हो सकते हैं डिफरेंसेस के, वो आप इस फॉर्मेट में डालोगे, और आप जब अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्या प्लस और क्या माइनस करना है उसके बाद जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये बस एक प्रेजेंटेशन था कि सर अगर वेंडर रिकंसिलेशन बनाने के लिए कोई दे दे तो आपको घबराना नहीं है। इंटरव्यू भी अभी कोई पूछता है कि भाई हाँ वेंडर मैनेजमेंट जानते हो, जी बिल्कुल जानते हैं जी, टाइम से उसका बिल एंटर कर देंगे, टाइम से उसकी पेमेंट कर देंगे, कोई एक्सेस पेमेंट ना जाए उसको, सारे बिल वेरीफाइड होने चाहिए, सारे बिल ऑथोराइज होने चाहिए, जो ऑथोराइज सिग्नेटरी के साइन होने चाहिए, सारे बिल पे जो अगर गुड्स एंटर्ड हुए तो मटेरियल रिसिप्ट नोट एंटर्ड हो, मैं रिसिप्ट गुड्स रिसिप्ट नोट से उसकी डिटेलिंग चेक कर लूँ, तो यही तो मैनेजमेंट है। टाइम से उसकी पेमेंट कर दूँ, पेमेंट टर्म्स मुझे क्लियर होने चाहिए, तो वेंडर मैनेजमेंट कर देंगे। कोई डिफरेंस है तो सर उसका रिकंसिलेशन बना देंगे। क्या है वेंडर मैनेजमेंट, क्या है वेंडर रिकंसिलेशन, क्या है वेंडर अकाउंटिंग, कर देंगे अच्छे से। तो एक छोटा सा पार्ट है, और जो बंदा इसी काम को बहुत अच्छे से कर लेता है ना, तो वो एपी मैनेजर बन जाता है, अकाउंट्स पेबल मैनेजर, कि हाँ यार ये बंदा बिल्कुल सही है, इससे बात करो, ये अच्छे से अकाउंट रिकंसिलेशन कर लेता है, अच्छे से बैलेंस निकाल के बैलेंस आउटस्टैंडिंग बता देता है कि जी आपका इतना निकलता है, देख लो अभी कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से बात कर लो, इसको ख़त्म करते हैं और उसकी पेमेंट रिलीज करा देते हैं। तो बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक था, बट एक छोटा सा टॉपिक तो है, बट करियर इसमें बड़ा बन सकता है, एपी मैनेजर तक बन सकते हो आप। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेट आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और मैं ऐसा भी करूँगा इस फॉर्मेट का जो है लिंक शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड भी कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट और कॉमन प्रैक्टिकल टॉपिक जो हैं जिससे जॉब लेने में भी हेल्प हो, और जॉब अगर कर रहे हैं तो उसमें करियर ग्रोथ में भी हेल्प हो। मेरा बस ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आप कई सालों से काम कर रहे हो, मैं देखता हूँ लोग बहुत ही डेडिकेटली बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, बट वो एक लर्निंग कहीं ना कहीं मिसिंग है। अगर आप सीखने का एटीट्यूड रखते हो
और अगर जॉब ही करनी है तो यार सीखते हुए करो ना, पैसे तो कम से कम ज़्यादा मिले, ठीक है ना। तो एक बार को बिजनेस में नहीं भी सीखने का नेचर है ना, तो भाई कोई दूसरा बंदा सीखा सिखाया कोई प्रोफेशनल हायर कर लो, वो आपके बदले कर लेगा काम, उसको सैलरी दे दो। लेकिन जब आप खुद ही जॉब में हो तो वहाँ तो ग्रोथ कैसे होगी, वहाँ तो लर्निंग ही एक ऑप्शन बचता है। तो लर्निंग किसी भी एज में हो सकती है, कभी भी आप लर्निंग के साथ अपने करियर की ग्रोथ कर सकते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बस यही है कि आप अच्छे से इंडस्ट्री में एंट्री लो, आपको पता होना चाहिए एंट्री से पहले मुझे क्या क्या काम आना चाहिए। और अगर एंट्री कर चुके हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि भाई हाँ थोड़ा सा ये काम सीख लेते हैं, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो कई लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम पे परेशानी होती है। तो उससे भी थोड़ा सा उस जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए भी मैं हेल्प करने के लिए यहाँ बिल्कुल अवेलेबल हूँ। तो आप कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ और आपकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही कॉमन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।